तो देखिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला ही इकलौते नहीं हैं जो तीर चला रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस की हालत इस वक्त बहुत खराब है और इतनी खराब है कि जो सहयोगी थे वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है नेशनल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रीजनल पार्टीज अब आगे के जो चुनाव हैं उसमें तय करेंगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी। उनके इशारे के बाद ये तय हो पाएगा। कौन कौन सी पार्टीज अब सवाल खड़े कर रही हैं, देखिए आपने सुन लिया, उमर अब्दुल्ला तो कह ही रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी प्रश्न खड़े कर रही है, जिसके साथ लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में उतरे थे और उस पार्टी का ज्यादा, समाजवादी पार्टी का ज्यादा भला हुआ एज कम्पेयर टू कांग्रेस। लेकिन शिवसेना यूबीटी भी प्रश्न पूछ रही है, जो इनके एक तरह से इंडिया अलायंस के चेहरे हैं, वो अब धीरे धीरे करके कांग्रेस को साइडलाइन करने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को साथ लेकर बहुत कुछ फायदा तो नहीं हो रहा और नेशनल पार्टी कांग्रेस अब रीजनल पार्टीज के इशारे पर काम करेगी, ऐसा भी लगता दिखाई दे रहा है। क्योंकि तस्वीर यही बार बार चुनावों में सामने आ रही है, बार बार ऐसा ही लग रहा है। लेकिन समझिए कि सबसे बड़ी मुसीबत अब कांग्रेस के लिए कहां खड़ी हो गई, आने वाले चुनावों के लिए। क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके अलावा आपको बताएं झारखंड में चुनाव है और सब जगह जो साथी हैं धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस से मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में केवल 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस के साथी नेतृत्व को नसीहत देने लगे हैं, पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की जो आकांक्षाएं थी उस पर अब ग्रहण लग गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सापा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी। सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर खड़ी हो गई है। पार्टी को लगा था कि हरियाणा जीत के बाद अपनी शर्तों पर गठबंधन में बात की जाएगी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी के प्रदर्शन ने एक बार फिर कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। हार का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर पड़ने वाला है। कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और इसी आधार पर अपने सहयोगियों के बीच विधानसभा चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। लेकिन अब खराब चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को कम कर दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना आगामी चुनावों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ज्यादा सीटें जीतने के बाद सीएम के पद पर दावा करने की फिराक में है। ऐसे में अब इस हार के बाद कांग्रेस अपने लिए बार्गेनिंग करने की स्थिति में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का बाकी राज्यों में भी है, जिससे साफ है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी असफलता ने न केवल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतियों को फेल साबित किया है, बल्कि दूसरे राज्यों की गठबंधन सरकारों के अंदर भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही असदुद्दीन ओवैसी भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा वो कैसे तंज कस रहे हैं। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है।
तो चलिए, ये तो वैसे ही थे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सामंजस्य बिठाएंगे, उम्मीद यही करेंगे कि कश्मीर और खूबसूरत हो और विकास वहां पर हो। चलिए आगे अगले सेगमेंट की बात करते हैं, जहां जिहाद का एक और नया पैटर्न आज आपको दिखाने जा रहे हैं। मुस्लिम है, कल शाम को यहाँ पे मना करने पे पूरा झोला का झोला कहा मीट डाल के चली गई। हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं को ही रोजगार मिले, किसी भी विधर्मी से मेहंदी नहीं लगवाएंगे। अब आपको बताएं, जिहाद शब्द आपने सुना होगा, इस बीच बहुत ज्यादा सुना होगा, और ये जिहाद जो है अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शब्दों के साथ सामने आ रहा है। कभी बताया जाता है लव जिहाद, कभी सामने आता है थूक जिहाद, कभी यूरिन जिहाद। आप सोच भी नहीं पाएंगे, शब्द आगे के बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो कट्टर सोच है, जो मानसिकता है, वो ऐसे भर दी गई है कि हर तरह से चोट पहुंचाने के लिए हिंदू आस्था को बार बार ये जो कट्टरपंथी हैं इस जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सोच आती कहां से। चलिए सबसे पहले जो खबर सामने आई, आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, तस्वीर देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मसूरी है, जहां तमाम पर्यटक, देश विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो चाय दी जा रही है उसे थूक कर दिया जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये कौन से हेडमास्टर के स्टूडेंट हैं जो इस तरह से थूक थूक कर लोगों को परोस रहे हैं। ये कहां सिखाया जाता है? भारत तो स्वागत सत्कार का देश है, और यहाँ मसूरी से ये तस्वीर अपने आप में प्रश्न खड़े कर रही है। सबसे पहले आपको हम तस्वीर ही दिखा रहे हैं, और हुआ क्या है मसूरी में। चलिए आपको जल्दी से पूरी जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि खुलासा हो चुका है। तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। बताएं आपको कि नौशाद और अली थे जो थूक वाली चाय दे रहे थे। जी हाँ, आपको बताएं, मसूरी से तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, पर्यटकों को ये थूक वाली चाय पिलाई जा रही थी, उन्हें ये सर्व की जा रही थी। आप सोचिए, चाय में दुकानदार थूकता दिखाई दिया था, जिसके बाद खुलासा हुआ और आपत्ति जताई। वहां पर जो युवक खड़ा था उसने आपत्ति जताई, सवाल पूछा, धमकाया, और उसके बाद आपको बताएं, आपत्ति जताने पर युवक को ही धमकाना शुरू कर दिया गया। और वीडियो जब वायरल हो गया तो पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली। नौशाद और हसन अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन दोनों ही मामला दर्ज हो जाने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये तो मसूरी का मामला हो गया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मसूरी से तस्वीर आई है तो आप गलत हैं। चलिए जल्दी से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। बिजनौर से भी एक तस्वीर सामने आई। नवरात्र का मौका है, आप देखिए सिंघाड़े चढ़ाए जाते हैं माता के चरणों में। व्रत उपवास अगर आप करते हैं तो आप भी सिंघाड़ा खाते होंगे, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये तेजाब है साहब, तेजाब से साफ किया जा रहा है सिंघाड़े को। आपने पानी का छिड़काव होते देखा होगा, मैंने भी यही देखा है। लेकिन अब नवरात्र के इस पावन पर्व की शुद्धता को कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे खंडित किया जा रहा है कहें, क्योंकि ये वही सिंघाड़ा है जो माता के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। और बिजनौर से ये नवरात्र के दौरान तस्वीर हैरान करती है, प्रश्न पूछती है कि आखिर हो क्या गया भाई, कहां से आ रहे हैं ऐसे लोग जो बार बार इस तरह से हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। हुआ क्या है बिजनौर में, खुलासा कैसे हुआ है, कैसे यहाँ सिंघाड़ों पर तेजाब छिड़की जा रही है, आपको बताते हैं। बिजनौर से ये तस्वीरें सामने, डरावनी तस्वीरें हमने आपको बताया। नवरात्रि में माता के भक्त अब सावधान हो जाएंगे, सावधान करने वाली खबर है, सावधान करने वाली तस्वीर है। कहीं आप सिंघाड़े जो चढ़ा रहे हैं या खा रहे हैं वो तेजाबी सिंघाड़े तो नहीं है, क्योंकि बिजनौर के शंभा बाजार में तेजाब वाले सिंघाड़े खुलेआम बेचे जा रहे थे। तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, साक्ष्य है वो तस्वीर। इरशाद को सिंघाड़ों पर तेजाब डालते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, इरशाद को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर ऐसा किया क्यों, किस सोच में आके ये किया है। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि तस्वीर यही खत्म हो गई है तो नहीं, एक और मामला है। चलिए आपको बताएं, एक और मामला भी ऐसा ही सामने आया है, लेकिन राघवेंद्र हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे। उन्होंने जानने समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है नवरात्र में, हिंदू आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है। जरा देखिए उनके रिपोर्ट। मंदिर के ठीक बाहर ये जो फुटपाथ का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी के जगह की वो तस्वीरें हैं जहां पर मांस के वो टुकड़े फेंके गए, मांस के वो टुकड़े जिन्हें बाद में कुत्ते खाते हुए दिखाई दिए। मंदिर के बाहर फेंकने वाली महिला, उसकी मंशा और उसके पिछले दिनों जो लगातार हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको लेकर स्थानीय लोगों ने काफ़ी आक्रोश जताया, विरोध दर्ज कराया। और मंदिर में अब तो आंदोलन की स्थिति में स्थानीय हिंदू समाज के लोग हैं। आपको मंदिर दिखाते हैं। पहले ये वो मंदिर है जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम घटा। शिव जी
का वो मंदिर है और इस मंदिर में तमाम जो लोग हैं हिंदू समाज के आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। देखिए, ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये हिंदू समाज के लोग आक्रोशित है जो यहाँ पर इकट्ठे हैं। आक्रोश का कारण है इनके मंदिर के सामने जो घटना अंजाम दी गई है उसको लेकर बेहद आक्रोश में है। तो देखा आपने, ये लखनऊ का मामला था जहां मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जा रहे थे। मैं कह रही हूं आपसे, तस्वीर बदल रही है, लेकिन जो जिहादी सोच है, जो मानसिकता है कट्टरपंथियों की, जो अंदर तक आ चुकी, जो तालीम मिली है, हर कोई अपनी तालीम के हिसाब से काम कर रहा है। कोई तेजाब छिड़क रहा है, कोई मांस फेंक रहा है, कोई थूक मिला रहा है और कुछ तो कुछ ऐसा खेल कर रहे हैं कि बैक्टीरिया मिला रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बताते हैं जरा रिपोर्ट के जरिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तेजाब जिहाद, नोट जिहाद, वोट जिहाद। जिहाद के साथ जुड़ा शब्द बदलता जाएगा, लेकिन जिहाद करने वालों की मानसिकता नहीं बदलेगी। जिहाद की तस्वीरें बता रही हैं कि एक खास समुदाय की तरफ से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जैसे जैसे जिहादी पोल खुल रही है, वैसे वैसे कट्टरपंथियों की खौफनाक सूरत दुनिया के सामने आ रही है। जिहादियों ने जिस स्तर की तालीम ली है, उनके जिहाद का स्तर उसी दर्जे का है। मदरसे से निकले जिहादी रोटी, चाय और जूस में थूक रहे हैं, तो थोड़े पढ़े लिखे जिहादी नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वहीं जिन जिहादियों ने कुछ किताबें ज्यादा पढ़ ली, वो हिंदुओं की हत्या के लिए जैविक हथियार तैयार करने में जुटे हुए हैं। बागपत से एक ऐसा ही खौफनाक जिहाद का ऑडियो सामने आया है। जिहादियों ने डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह और उनके पूरे परिवार की हत्या की साजिश रची। टीबी के बैक्टीरिया को हत्या का हथियार बनाया गया। साजिश में सफलता मिले इसके पहले ही अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्लान में शामिल किया गया। जैविक हथियार हाथ लगते ही मुख्य आरोपी ने जिहाद को अमली जामा पहनाने की प्लानिंग शुरू की। सैंपल कहाँ रखा? वही रखा। कितना डाल लूं? मुझे सैंपल तो नहीं मिला इसमें, यहाँ लैब में खड़ा मैं तो। नहीं, अंदर ही रखा, बिल्कुल लास्ट में कोने में अकेले से हिला के लियो। हिला कर लूं? आज दोनों को दे दूं, मौज आज। ठीक है, हिला लियो। ठीक है। और सैंपल कहाँ रखा? हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो फोन पर बात कर रहे साजिशकर्ता का नाम जब्बार खान है, जो टीबी बैक्टीरिया मिलने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कंफर्मेशन दे रहा था। इस बातचीत में उसने अपने सहयोगी मुशीर का जिक्र भी किया। मामले का खुलासा होते ही डिप्टी सीएमओ के होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस से मामले की लिखित शिकायत करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह जिला क्षय रोग अधिकारी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में टीबी और HIV जांच के लिए संविदा कर्मी मुशीर अहमद और जब्बार खान काम करते हैं। डॉक्टर यशवीर से काम सीखने वाले मुशीर और जब्बार ने उन्हीं की हत्या की साजिश रच डाली। मेरे ही विभाग के लोग हैं, टीबी विभाग में काम करते हैं। एक LT है, दूसरा TB HIV कोऑर्डिनेटर है। क्या नाम है? एक का नाम जब्बार खान है और दूसरे का नाम मुशीर अहमद है। खाने में मिला के MDR पेशेंट का जो रेजिडेंट सैंपल था और कुछ केमिकल्स मिला के देने की प्लान थी, लेकिन जो हमारा 4th क्लास है उसने मुझे ये बताया कि इस तरह की साजिश रची जा रही है। नहीं, घटना शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में सब लोग तो अपने लोग हैं, और अगर आपस में इस तरह का रहेगा और भी ऑफिस के उसमें, तो ये तो एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो देखा आपने, ये जिहादी फितूर जो है उतर नहीं रहा है और अलग अलग मामलों में सामने आ रहा है, जो हैरान करता है। तो आप भी सावधान रहिएगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।